एक बाप का सबसे बड़ा दर्द जब उसके कंधों पर उसके बेटे की अर्थी होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है क्या इसे रोका जा सकता था। आज हम युवराज मेहता की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 27 साल का एक नौजवान जो एक रात काम से घर लौट रहा था और फिर कभी नहीं पहुंचा। हुआ क्या, ये शायद कई लोगों को पता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और किसकी गलतियों की कीमत युवराज को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ युवराज की नहीं है। ये कहानी है उन प्रक्रियाओं की, उन फैसलों की और उन नजरअंदाजियों की जो हमारे शहरों में पब्लिक सेफ्टी की नींव को लगातार खोखला कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं, 16-17 जनवरी की उस रात से। युवराज मेहता कौन थे, उस रात हालात क्या थे? युवराज 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, गुरुग्राम में काम करते थे और नोएडा के सेक्टर 150 में अपने पिता के साथ रहते थे। अच्छा। हाँ, तो 16 जनवरी की देर रात वो काम से घर लौट रहे थे। उस रात ग्रेटर नोएडा के ऊपर कोहरे की एक बहुत मोटी चादर थी। विजिबिलिटी लगभग 0 थी। तो मौसम तो खराब था ही। बहुत खराब। लेकिन असली खतरा मौसम नहीं था, वो मानव निर्मित था। मतलब वो जगह जहां हादसा हुआ वो कोई मामूली गड्ढा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई गड्ढा था ही नहीं। वो एक बहुत बड़ा पानी से भरा बेसमेंट था। एक मॉल बनाने का प्रोजेक्ट था जो कई साल पहले बंद पड़ गया था। कई साल पहले? हाँ, और ये 30 से 70 फीट गहरा था। 70 फीट? ये तो एक 7-8 मंजिला इमारत जितनी गहराई हुई। बिल्कुल, और इसमें सालों से बारिश का पानी और आसपास की सोसाइटियों का सीवेज सब जमा हो रहा था। वो एक गहरा गंदा तालाब बन चुका था। और सबसे डरावनी बात यह है कि वहां कोई चेतावनी नहीं थी। कुछ भी नहीं, न कोई बैरिकेड, न कोई रिफ्लेक्टर, न कोई साइन बोर्ड, कुछ भी नहीं। वो जगह अंधेरे और कोहरे में एक जाल जैसी थी, बस अपने पहले शिकार का इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मोड़ पर युवराज की ग्रैंड विटारा का संतुलन बिगड़ा। वो एक कच्ची दीवार को तोड़ती हुई और सीधे उस पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरे। लेकिन क्या इसे सिर्फ एक दुर्घटना कहना सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि इस त्रासदी को रोका जा सकता था। यहाँ अगर मगर की बहुत गुंजाइश है और हर अगर एक सिस्टम की नाकामी की तरफ इशारा करता है। सबसे पहली और सीधी बात तो सुरक्षा की कमी ही है। वही, सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से न होना। अगर वहाँ कुछ रिफ्लेक्टर या एक मजबूत बाड़ होती तो शायद युवराज को खतरे का अंदाजा हो जाता। निश्चित रूप से कोहरे में वो एक जीवन रक्षक साबित हो सकते थे। पर ये खतरा तो सालों से वहाँ था। ये कोई अचानक आई बाढ़ तो थी नहीं। यही तो इस मामले का दूसरा और शायद ज्यादा परेशान करने वाला पहलू है। ये अनदेखी सालों से चल रही थी। और तीसरी विफलता जो इन सबसे ज्यादा गंभीर है, वो है प्रशासनिक उदासीनता। मतलब ये कि प्रशासन को खतरे का पता था और उसका समाधान भी पता था। देखिए, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने 2015 में ही इस पानी को निकालने के लिए एक हेड रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव दिया था। 1 मिनट, 2015 में? हाँ, हादसे से 8 साल पहले? 8 साल पहले। ये हेड रेगुलेटर क्या होता है? ये एक तरह का कंट्रोल्ड गेट या चैनल होता है जो पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। यहाँ इसे बनाने का मकसद था कि इस बेसमेंट के पानी को पास की नहर में सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। ये एक स्थायी समाधान था जो सिर्फ कागजों पर रहा। बिल्कुल। 2023 तक विभाग की तरफ से कई बार रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाधान फाइलों में पड़ा रहा और वो गड्ढा एक जानलेवा तालाब बनता रहा। ये सुनना ही बहुत मुश्किल है। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो दुर्घटना के बाद शुरू होता है, क्योंकि युवराज जीवित थे। हाँ, वो सिर्फ जिंदा नहीं थे, वो होश में थे। वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। वो किसी तरह डूबती हुई कार की छत पर चढ़ गए और मदद के लिए अपने फोन की टॉर्च चलाने लगे। उन्होंने अपने पिता को फोन भी किया। उनके आखिरी शब्द थे, पापा, मैं पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर गया हूँ, मैं डूब रहा हूँ, प्लीज आकर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। वो मदद का इंतजार करते रहे, लगभग 90 मिनट से पौने 2 घंटे तक। 1.5 घंटे से ज्यादा। हाँ, वो उस ठंडे गंदे पानी में अपनी जिंदगी के लिए लड़ते रहे। इसे गोल्डन आवर कहते हैं, वो समय जब किसी की जान बचाई जा सकती है। पर युवराज के लिए ये गोल्डन आवर सिर्फ इंतजार में बीता। तो चलिए बचाओ अभियान की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि विफलता यहीं साफ नजर आती है। पुलिस पहुंची, लेकिन वो बस दर्शक बने रहे। उनके पास पानी में बचाव के लिए कोई उपकरण नहीं थे, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। मतलब जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे वो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते थे। सही कहा, वो असहाय थे। इसी बीच एक डिलीवरी वर्कर ने हिम्मत दिखाई। उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा, ठंड
वो अकेला कुछ नहीं कर सका। और विशेषज्ञ टीमों को बुलाने में बहुत देर हो गई। विशेषज्ञ टीमें यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। हाँ, नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब तक वो टीमें पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी और युवराज के शव को बाहर निकालने में करीब 5 घंटे लग गए। 5 घंटे, और वो 90 मिनट तक जीवित थे। इसका मतलब साफ है, जब तक एक असली बचाव अभियान शुरू हुआ तब तक जान बचाने का हर मौका खत्म हो चुका था। मामला अस्पताल तक पहुंचा ही नहीं। युवराज को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसी बात की पुष्टि की। मौत का कारण था एस्फिक्सिएशन और कार्डियक फेलियर, मतलब डूबने और हाइपोथर्मिया से उनकी मौत हुई। ये मेडिकल सबूत है कि बचाव में हुई देरी ही मौत का सीधा कारण बनी। तो अब उन विफलताओं को एक एक करके समझते हैं। ये साफ है कि ये 2 स्तरों पर हुई, एक प्रशासनिक और दूसरी आपातकालीन सेवाओं की। बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता तो बुनियादी ढांचे की उपेक्षा है। 2015 के प्रस्ताव को नजरअंदाज करना इसका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी, नोएडा प्राधिकरण का अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहना। और एक तीसरी वजह भी है जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। ये सिर्फ एक अधूरा मॉल प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये नोएडा स्पोर्ट सिटी घोटाले का एक स्मारक था। ये पूरी साइट सीबीआई जांच के दायरे में थी। अच्छा। और अक्सर जब कोई प्रॉपर्टी कानूनी पचड़ों में फंसती है तो वो एक प्रशासनिक नो मैन्स लैंड बन जाती है। कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इसी ने इस गड्ढे को सालों तक एक लावारिस खतरे के रूप में बने रहने दिया। ये तो हुई प्रशासनिक गलतियां, लेकिन युवराज दुर्घटना के बाद जिंदा थे, तो बचाव में क्या गलत हुआ? यहाँ भी 3 बड़ी विफलताएं हैं। पहली, विशेषज्ञ टीमों की तैनाती में देरी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पहुंचने में घंटों लग गए। और दूसरी विफलता शायद और भी बुनियादी है। हाँ, जो पुलिसकर्मी पहले पहुंचे वो असहाय थे। उनके पास ना उपकरण थे, ना प्रशिक्षण, एक रस्सी तक नहीं थी, एक तैराक तक नहीं था। ये एक बहुत बड़ी कमी है। और तीसरी, खराब समन्वय। कई एजेंसियां मौके पर थीं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, बाद में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लेकिन उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं था। एक प्रभावी बचाव अभियान शुरू करने में ही घंटों लग गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक अकेली दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी? नहीं, सिस्टम को चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। युवराज की मौत से ठीक 1 महीने पहले दिसंबर 2023 में उसी गड्ढे में एक ट्रक फंस गया था। क्या उसी जगह पर? उसी जगह पर। ड्राइवर को किसी तरह बचा लिया गया। मतलब खतरा न सिर्फ ज्ञात था बल्कि वो पहले भी एक दुर्घटना का कारण बन चुका था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं। और ये एक गहरे पैटर्न को दिखाता है, जवाबदेही का अभाव। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है। इससे तो समस्या हल नहीं होती। नहीं, इससे संस्थागत स्मृति खत्म हो जाती है। जो अधिकारी समस्या को समझता है वो चला जाता है, नया अधिकारी फिर शून्य से शुरू करता है और समस्या बनी रहती है। और जब व्यवस्था खुद का बचाव नहीं कर पाती तो वो पीड़ित पर ही उंगली उठाने लगती है, जो कि इस मामले की सबसे निंदनीय बातों में से एक है। युवराज के एक बार में होने की सीसीटीवी फुटेज को मीडिया में लीक किया गया। यह ध्यान भटकाने का एक बहुत ही भद्दा प्रयास था। इस पूरे क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक व्यापक समस्या दिखती है। हाँ, सेव लाइफ फाउंडेशन की 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि पास के यमुना एक्सप्रेसवे पर मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक थी। यह पूरे क्षेत्र में एक प्रणालीगत जोखिम की ओर इशारा करता है, जहां विकास तो तेज है लेकिन सुरक्षा मानकों को पीछे छोड़ दिया गया है। इस पूरी पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि युवराज मेहता की मृत्यु सिर्फ कोहरे के कारण हुई एक दुर्घटना नहीं थी। यह एक दशक पुरानी प्रशासनिक उपेक्षा, भ्रष्टाचार के आरोप और एक नाकाम आपातकालीन प्रतिक्रिया का सीधा परिणाम थी। ये मामला कुछ बहुत ही बुनियादी और परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। ये सवाल सिर्फ इस घटना के लिए नहीं है, ये दिखाते हैं कि हमारे शहर विकास की दौड़ में कितने खोखले हो गए हैं। तो वो कौन से सवाल हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है? पहला, एक प्रमुख शहरी केंद्र में सरकार द्वारा पहचाने गए सार्वजनिक खतरे को 8 सालों तक नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? दूसरा, हमारी पहली आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयों के पास जल बचाव जैसे सामान्य परिदृश्यों के लिए भी बुनियादी ट्रेनिंग और उपकरण क्यों नहीं है? और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासनिक तबादलों से आगे बढ़कर क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? युवराज मेहता की कहानी एक कार दुर्घटना की नहीं बल्कि शासन की विफलता की केस स्टडी है। ये एक ऐसी संस्कृति पर कठोर टिप्पणी है जहां चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है और जवाबदेही लगभग शून्य है। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि युवराज का गड्ढा सिर्फ नोएडा में नहीं है,
ऐसे न जाने कितने गड्ढे हमारे शहरों में मौजूद हैं, कुछ दिखते हैं और कुछ व्यवस्था के भीतर जो अदृश्य हैं। ये हमारे सिस्टम की उस चलता है वाली मानसिकता का प्रतीक है, जब तक कि कोई मर ना जाए। सवाल यह है कि हम कब तक ऐसी कीमतों को चलता है मानकर स्वीकार करते रहेंगे।